नमस्कार साथियों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गुदियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के कुछ एग्जाम्स जो हैं बिल्कुल करीब है, यानी कि एक एग्जाम आपका इसी दिसंबर मंथ में होने वाला है, फिर आपका जो है फरवरी में भी एग्जाम है, ठीक है, जनवरी में भी एग्जाम है और कनिष्ठ सहायक की भी साथ में भर्तियां आ चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आने वाले कुछ समय तक एक क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से जो सामान्य अध्ययन है यानी कि जनरल स्टडीज है, इसके सभी सब्जेक्ट्स पर अपनी मजबूत जो है पकड़ बनाने वाले हैं। देखो, जिसके अंतर्गत हम लोग राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करेंगे और इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की भी जो है टाइम टू टाइम आपको जो है वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो हम लोग जो है इस पर बात करने वाले हैं आज की स्लाइड के माध्यम से टॉप 20 वो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस कई समय से पूछे गए हैं और आने वाले समय में जो है इनकी संभावनाएं बन जाती हैं कि यहां से प्रश्न बने। तो ऐसे टॉपिक्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की, और पहला प्रश्न जो है ये पूछा गया है फंडामेंटल राइट से। यानी कि यदि मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें कंसीडर करने हैं इन स्टेटमेंट्स को। पहला स्टेटमेंट कह रहा है आपसे कि सभी मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। आप लोग इसका जवाब सोच लीजिए कि क्या यह सही कथन होगा या गलत कथन होगा। मौलिक अधिकार गैर न्यायोचित अधिकार है, अर्थात इन्हें अदालत के द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के खिलाफ दिए गए दावे हैं यानी कि गारंटीज हैं। और ऑप्शन चौथा और अंतिम पूछता है आपसे कि मौलिक अधिकारों की संकल्पना भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इसका जवाब जो है बिल्कुल सोच लिया होगा। सही जवाब ऑप्शन है केवल 1 और 2, 1, 3 और 4, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4 यानी कि उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि केवल 3 और 4 जो इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि देखो पहले में जो आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। वही दूसरे ऑप्शन में यदि हम लोग बात करें तो इसमें कह रहा है कि ये गैर न्यायोचित है यानी कि नॉन जस्टिशिएबल राइट्स है। नहीं, ये जस्टिशिएबल राइट्स हैं, विच मींस कोर्ट इन्हें जो है क्या कर सकता है, इन्फोर्स कर सकती है। तो पहले का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। वहीं अगर हम लोग क्वेश्चन दूसरे की बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। इंग्लिश में बात करें तो बात कर रहा है आपसे सोशलिस्ट जो टर्म जुड़ा है, साथ में धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है जो सेक्युलर स्टेट होता है। तो सेक्युलर शब्द है, सेक्युलरिज्म है, और साथ में इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता जो शब्द है वो कौन से अमेंडमेंट से आए थे। योर ऑप्शंस आर 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 यानी कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 44वां 44th संविधान संशोधन अधिनियम 1978 और जो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। तो किसने इन तीन शब्दों को जोड़ा था? वंस अगेन आपको 2 सेकंड का समय है इसका राइट आंसर सोचने का। ठीक है, चलिए अब इसके आंसर को यदि रिवील किया जाए तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इस 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ही भारत की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़ दिए गए थे। यानी कि इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, अखंडता की बात की, सेक्युलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता की बात की कि राज्य किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा बल्कि सभी धर्मों के प्रति एक तरीके से सहिष्णु बना रहेगा। और साथ में हम लोगों ने बात की है इसमें समाजवादी जो है सिद्धांत की, यानी कि सेक्युलरिज्म के साथ साथ में आप क्या करेंगे, आप समाजवाद की विचारधारा को बढ़ावा देंगे, सोशलिज्म को जो है वहां पर बनाए रखेंगे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 1955 के नागरिकता अधिनियम यानी कि जो वास्तविक 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंतर्गत देशीयकरण या प्राकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करने की निम्नांकित में से कौन सी शर्तें आवश्यक हैं। यानी कि अगर किसी विदेशी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता चाहिए 1955 के ओरिजिनल नागरिकता अधिनियम के अनुसार कौन कौन सी शर्तें होना अनिवार्य है। तो आपके ऑप्शंस हैं कि दूसरे देश की नागरिकता का त्याग करना पड़ेगा,
भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त या मान्यता प्राप्त किसी एक भाषा का पर्याप्त ज्ञान आपको हो, भारत में 7 वर्ष का कम से कम निवास हो, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है उपरोक्त सभी। देखो वास्तविक जो अधिनियम था उसमें लिखा गया था कि यदि किसी देश का नागरिक भारत की नागरिकता लेना चाहता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरलाइजेशन, देन उसको अपने देश की नागरिकता को रिनाउंस करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है किसी ना किसी एक लैंग्वेज जो 8th शेड्यूल में लिखी है ना, उसको नॉलेज होना चाहिए, और साथ में जो है 7 वर्ष कम से कम उसका भारत में निवास हो। इसके अलावा जो है उसका अच्छा चरित्र जो है, गुड कैरेक्टर का हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल माइंडेड पर्सन को इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। तो ये आपको जो है जानना है क्वेश्चन नंबर 3। आई थिंक दिस इज ओके। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि बैकलॉग भर्तियों के या रिक्तियों के संदर्भ में कैरी फॉरवर्ड का जो नियम है, कैरी फॉरवर्ड रूल, ये प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? कैरी फॉरवर्ड का सिद्धांत किस में है? आपके जो है ऑप्शन है 16(2), 16(4), 16(5) या फिर 16(3। कैरी फॉरवर्ड या बैकलॉग क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। देखो समटाइम्स क्या होता है ना, जो हमारे पास में आरक्षित प्राप्त जो वर्ग हैं उनको क्या दिया जाता है? आरक्षण दिया जाता है ड्यूरिंग द वैकेंसीज, और वैकेंसीज के समय अगर उनके आरक्षण को फिल नहीं किया जाता है, लेट्स सपोज कि 100 जो है सीटें, तो उसमें सिर्फ 80 सीट जो है वो फिल हुई, बाकी 20 वैकेंट रह गई। ओबीसी या फिर हम लोग बात कर रहे हैं अदर जो रिजर्वेशन कैटेगरी की जो श्रेणियां हैं, तो उनको अगले साल के लिए स्थानांतरित कर दिया जाएगा, यानी कि अगले साल जो है उन वैकेंसीज को फिल किया जाएगा, जनरल पर उसको फिल नहीं कर सकते। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर है 16(4). तो 16(4) के अंतर्गत हम लोग बात करें तो बैकलॉग की बात की गई है, और बैकलॉग सबसे अधिक दफे पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़े दोस्तों, तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है, यह तय करता है कि राज्य कोष, यानी कि जो हम लोग स्टेट फंड वाली लिस्ट की बात करें, स्टेट कोष द्वारा संपोषित तालाबों और स्नाना घाटों में, ठीक है, या इनका प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16। आप जो है पुनः इसका जवाब सोच लीजिए माइंड में। अब इसका आंसर हम लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर है आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत साफ लिखा गया है कि किसी भी नागरिक से केवल धर्म यानी कि रिलीजन, जाति यानी कि कास्ट, मूल वंश यानी कि रेस, ठीक है, जो उसका क्या है मूल वंश है इसके आधार पर, सेक्स यानी कि जो लिंग है इसके आधार पर, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब है जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अर्थात कि अनुच्छेद 15 प्रोहिबिट करता है किसको? डिस्क्रिमिनेशन को, जो भेद किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, ठीक है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के स्थान पर, या जो है कह लीजिए उद्भव या रेस के आधार पर, तो उन आधारों पर रोका गया है किसको? प्रोहिबिशन जो है जो वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड दैट इज आर्टिकल 15। हाँ, बाकी के आर्टिकल्स में क्या लिखा है इसके लिए हम लोग जो है कंप्लीट क्लास में डिस्कशन करेंगे, जिसके लिए नंबर जो है आपके स्क्रीन पर है, आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट जो है पॉलिटी के सेशन को जान सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 15। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यदि मैं आगे बढ़ूं, देन भारतीय संविधान के अनुसार निम्न अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार जो है वो आपातकाल में कम या निलंबित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है भाषण का अधिकार, देश में आवागमन की स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार या संगठित होने का अधिकार। सो इसका जो राइट आंसर है गाइस दैट इज ऑप्शन नंबर 3 राइट टू लाइफ, यानी कि जीवन का अधिकार। और राइट टू लाइफ जो है ये राइट टू लाइफ आता है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जैसा मैंने अभी पिछले प्रश्न में भी बात की कि अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी अनुच्छेदों को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब जो हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यदि हम लोग आगे बढ़े तो निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा वो एक अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को तो उपलब्ध है लेकिन भारत में रहने वाले किसी विदेशी व्यक्ति को नहीं? मान लीजिए कि यहाँ पर एक जो है अनूप नाम का व्यक्ति इंडिया में और एक रॉबर्ट नाम का कोई ब्रिटिश पर्सन है, तो इसमें से मुझे क्या स्पेशल राइट है जो उस ब्रिटिश पर्सन को नहीं है? तो चलिए इसमें बात करते हैं। ऑप्शन 1 इज विधि के समक्ष समानता, यानी कि आर्टिकल 14 की बात की जा रही है। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, यानी कि जो है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात अंडर आर्टिकल 19। आफ्टर दैट
जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार विच मींस द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 25 जो है भारत का अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कौन सा भारतीय को प्राप्त है, विदेशी को नहीं, तो इसका सही जवाब है दैट इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के अंतर्गत साफ साफ लिखा गया है कि प्रत्येक नागरिक को, और देन उसमें जो है 6 ऑप्शंस दिए गए हैं कि उनको जो है क्या क्या अधिकार हैं, तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस का अधिकार जो है निहित है या छुपा हुआ है, एंड योर ऑप्शंस आर 19(1), 21, 14 एंड 18। जैसा कि हमने अभी जाना था कि इसमें जो है राइट टू लाइफ है, इसमें जो है राइट टू इक्वालिटी की बात की गई है। आर्टिकल 18 इज ऑल अबाउट द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देन हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम, और फ्रीडम में भी फ्रीडम ऑफ प्रेस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। और अगर मैं सब क्लॉज की भी बात करूं तो इसमें भी जो ए सब क्लॉज है उसके भीतर इसको लिखा गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं फ्रेंड्स कि यहां तक जितने भी प्रश्नों पर चर्चा की है वो सारे मामले क्लियर होंगे। आई नो थोड़ा लेंथ ऑफ वीडियो जो है ज्यादा होने वाला है, लेकिन डिटेल्ड में इस प्रकार से आपको जो है जानने को मिल जाएगा ताकि आप जो है इसको अच्छे से समझ सकें। क्वेश्चन अगला आपके पास में बनता है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है। आपको जो है फॉल्स जो कथन है यहां पर उस फॉल्स को चूज करना है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 28 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि तथा संस्कृति को सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। एंड अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राज्य केवल सैन्य उपाधियां प्रदान कर सकता है, और अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। प्रीवियस क्वेश्चन से एक चीज तो हमें समझ में ये जरूर आ गई होगी कि ये क्वेश्चन, ये आंसर डी जो है ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि ये इस कोई गलत कथन नहीं है। फिर हम लोग बात करें तो 28 में जो है बिल्कुल सही बात लिखी गई है, और 29 में भी सही बात लिखी गई है, अर्थात कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मतलब जो गलत हमें देखना है, तो इसमें गलत लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत राज्य केवल शब्द को जरा फोकस कीजिए, सैन्य उपाधियां प्रदान करेगा नहीं। सैन्य के साथ साथ में जो शिक्षण से संबंधित यानी कि एकेडमिक जो टाइटल्स है वो एकेडमिक टाइटल्स भी दे सकता है। ठीक है, किसी को प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, या एडवोकेट, ये सारी जो है उनको क्या दे सकता है, इंटेलेक्चुअल, उनको राइट्स, इंटेलेक्चुअल जो उनको टाइटल्स दे सकता है। सो इसका राइट आंसर इज, मतलब हमें गलत चूज करना था, तो इसका गलत जो है वो है ऑप्शन 3, एंड रेस्ट ऑफ अदर ये सारे बिल्कुल सही लिखे गए हैं, और हमें चुनना क्या था, असत्य कथन, विच इज ऑप्शन नंबर 3। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और जो है महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार जो है दंडित नहीं किया जा सकता है, यानी कि दोहरे दंड से उसको जो है संरक्षण का अधिकार मिला है। नो डबल जोपैडी, तो कहां पर जो है डबल जोपैडी नहीं मिलता है, योर ऑप्शंस आर आर्टिकल 20, 21, 22, 23। एक आंसर तो हमने रट ही लिया है कि अनुच्छेद 21 में है राइट टू लाइफ, यानी कि ये तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहां दोहरे दंड से छूट मिली है। ठीक है, तो ये तो सही आंसर हो नहीं सकता। अनुच्छेद 22 में जो है गिरफ्तार हुए व्यक्ति को कुछ जो है संरक्षण मिलता है कि भाई गिरफ्तारी का वजह तो बताइए, क्यों गिरफ्तार किया गया है, या हमें जो है वकील रखने का अधिकार दीजिए, या नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 जो है आवर्स के भीतर हमें पेश कीजिए। आर्टिकल 23 में जो है बात की गई है किस चीज की, दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम जो है उसको रोकने का प्रयास किया गया है। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज अनुच्छेद 20, और अनुच्छेद 20 में जो है साफ साफ कहा गया है कि दोहरे दंड से छूट मिलेगी। अपने ही खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, और अनुच्छेद 20 में ही लिखा गया है कि किसी भूत लक्षी कार्य के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। जब मैंने क्राइम पहले किया था और कानून बाद में बना तो वो क्राइम काउंट नहीं होता है। डिटेल्ड में हम लोग बात करेंगे जब मैं इन आर्टिकल्स को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। तो उम्मीद है मुझे गाइस ये वाला प्रश्न भी जो है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
मूल संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? आप जानते होंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन नाउ ये फंडामेंटल राइट ना होकर एक लीगल या विधिक जो है राइट है, अंडर आर्टिकल 300 का इसमें जो है जोड़ा गया है। तो इसको कब हटाया गया था? ऑप्शन है 42वें, 44वें, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। इसके अंतर्गत जो है इसको रिमूव कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, थोड़ा लेंथ ज्यादा हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे। 12वां प्रश्न आता है कि फजल अली आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी? फजल अली आयोग कब बना था आपके पास में? ठीक है, पहले क्लियर कर देता हूं कि ये जो है भाषाई राज्यों की जो मांगे उठ रही थी उसके लिए बनाया गया एक आयोग था। योर ऑप्शन इज जून 1948, दिसंबर 1948, दिसंबर 1953 एंड जनवरी 1955। सो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि 53 में बना था। और अगर रिपोर्ट पब्लिश की बात करता तो रिपोर्ट इसने पब्लिश की थी 1955 में, और इसी आयोग की रिकमेंडेशन के बाद ही तो देश में जो है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1956 का, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। तो आप लोग जो इसमें याद रखेंगे फजल अली आयोग जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। अगले प्रश्न की ओर यदि हम लोग बढ़े तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों यानी कि मौलिक जो अधिकार है फंडामेंटल राइट्स की संकल्पना किस देश से ली गई है? हमने किस देश से जो है कॉन्सेप्ट लिया है फंडामेंटल राइट्स का? योर ऑप्शंस आर ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ब्रिटेन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी ऑल नोज कि भाई ये जो है कहां से लिया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया है। आपको मैं एक जो है क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन्हीं 4 ऑप्शंस में से वह कौन सा एक देश है जिसमें से हमने जो है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची की संकल्पना ली है? एंड ऑप्शन आपके सेम है गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको जो है जवाब दे सकते हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार संसद विधि के द्वारा क्या कर सकता है? किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकेगी, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक है, मतलब ये राज्य कर सकती है कि नहीं? ठीक है, संसद सॉरी। फिर कह रहा है कि किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ा सकती है संसद या घटा सकती है, और किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषदों की स्थापना कर सकती है। एंड आपके ऑप्शंस हैं केवल 1, 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 2, 3 और 4। देखो पहले इसमें से हमें क्या जानना है कि क्या किसी विदेश पर आक्रमण करने की घोषणा कर सकता है? नहीं, आक्रमण की घोषणा कैसे कर सकती है पार्लियामेंट? ये बिल्कुल गलत है यहां पर। ठीक है, अब हमें देखो बाकी के नहीं भी आते होंगे तो भी हम लोग सही टिक कर सकते हैं। कैसे? जिन जिन ऑप्शन में जो है आपको 1 दिखेगा उसको बिल्कुल डिलीट कर दीजिएगा। एक नो, एक लिखा हुआ नो, एक लिखा हुआ नो, तो इनडायरेक्टली भी अगर इस आंसर को जाने, अगर हमें रेस्ट ऑफ आंसर्स भी नहीं आते तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी 2, 3 एंड 4। व्हाई? क्योंकि देखो यहां पर हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, क्योंकि हमें पता है तो 1 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2, 3 और 4। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां पर जो है मामला बिल्कुल क्लियर है। चलिए अंतिम 5 प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन जानने थे। राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दी या रिगार्डिंग टू दी नेशनल इमरजेंसी। द वेरी फर्स्ट वन इज राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के भीतर संसद का अनुमोदन जो है अनिवार्य है। राष्ट्रीय आपातकाल की हम लोग बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान नागरिकों को उनके सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। स्मार्टली जरा क्वेश्चन पढ़िए। और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जा सकती है। तो इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 या फिर केवल 1 और 3 या फिर 1, 2, 3 और 4। और जरा ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन पूछा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। नहीं, ऐसा पहले प्रावधान था, बाद में इसको चेंज कर दिया गया था। आज आप लोग जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 तो बिल्कुल गलत है। तो जहां जहां 1 दिखेगा उसको जो है आप लोग सीधे सीधे मैंने कहा है कि डिलीट कर देना। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए बिल्कुल वो होना चाहिए केवल आंसर 2। बिल्कुल देखो सही आ गया ना आंसर, ग्रेट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अंतिम कुछ प्रश्नों की ओर। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में कौन शामिल होता है? द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 54 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में यह पूछा गया है कि कौन कौन लोग राष्ट्रपति को वोट देते हैं, यानी कि वोटर्स में कौन कौन शामिल है। एंड योर ऑप्शंस आर
संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, या राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्य। पहली चीज की इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेंट होते हैं, न बल्कि नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो जहां भी इलेक्टेड मेंबर्स लिखा है पहले उसको देखिए जरा। लिख रहा है कि संसद के सभी सदस्य, नो बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल गलत है। तो जहां पर 1 लिखा हुआ है उसको तो हटा दीजिए। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य बिल्कुल जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन 2 जिसमें है वो सही हो सकता है, इसमें भी होल्ड ऑन देखते हैं। राज्य विधान परिषद, ये वाला हो गया, ठीक है। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य नहीं, सभी सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित, यानी कि 3 भी गलत है ना। और लास्ट कह रहा है कि राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, विधान परिषद के सदस्य कैसे इसमें हो जाएंगे, तो विधान परिषद के नहीं होंगे। तो इसका जो सही आंसर बन जाएगा वो बनेंगे आपके पास में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, विच मींस ऑप्शन 2 जो है इसका बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न जो आपके पास है उसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के में से कौन सा कथन जो है सत्य है। आपको जो है सही कथन को चूज करना है। अच्छा, इसमें ऑप्शन जो पूछे गए हैं, ऑप्शन 1 है कि अनुच्छेद 19 प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। और इसमें देखो प्रश्न क्या कंफ्यूज कर देगा आपको कि अनुच्छेद 19 में प्रत्येक व्यक्ति, मैंने पहले भी कहा था कि अनुच्छेद 19 विदेशियों को प्राप्त नहीं है, यानी कि यहां व्यक्ति की जगह जो है नागरिक होता तो कथन सत्य हो जाता। देखो ये डाउट था ना, तो व्यक्ति नहीं, विच मींस पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति, देखो बस आप व्यक्ति शब्द को फोकस कर लीजिए, भारतीय भू क्षेत्र में अबाध रूप से संचरण कर सकता नहीं। अगर नागरिक होता तो वहां पर हम लोग सही मान लेते। अनुच्छेद 19 में निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी जो है ये अंडर आर्टिकल 21 का हिस्सा है, न बल्कि अनुच्छेद 19 का। तो इनडायरेक्टली बात करें तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, यानी कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, यानी कि जो सहकारी समितियां हैं, उनको 2011 में जोड़ा गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 19 ग के भीतर, ठीक है। तो ये हम लोग जान सकते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रश्न जो है 19 के ऊपर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की अनुसूची 9 को शामिल किया गया है? शेड्यूल 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने जोड़ा था, है ना। शुरुआत में 8 थे, 9वां किसने जोड़ा था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां, या फिर पहला फर्स्ट जो आया था 1951 का, या फिर 24वां? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रेंड दैट इज थर्ड, यानी कि 1951 में पहली बार नवी संविधान संशोधन जो है यहाँ पर सूची जोड़ी गई थी। और अंतिम प्रश्न की बात करें आज के, तो भारत में प्रथम जो है पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी कि जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था भारत का पहला, ठीक है। आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा काका कालेलकर जो थे उसके अध्यक्ष थे। तो ये कब बना था? 1952, 1953, 1978 या 1980? तो राइट आंसर जो इसका है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, काका कालेलकर 19 जनवरी 1953 को बना था। फिर दूसरा जाके बना था मंडल की कमीशन में, मिस्टर बीपी मंडल साहब जो थे, तो बीपी मंडल ने 1979 में जो है उनके समय बना था, मोरारजी देसाई की उस समय सरकार थी। सो ये हमारा जो है पूरा आज का सेशन था। अब जाते जाते एक और प्रश्न जो है आपके लिए है, अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी प्रदान की गई है? एंड आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 24, 25, 29 और अनुच्छेद 32। सो गाइज आज के लिए ये सारी बातें थी, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जो है इन क्वेश्चन सीरीज को समझे होंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल से जुड़े अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच।